1.21 अरब यानी पूरे 121 करोड़। भारत की 2011 की जनगणना का ये विशाल आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है ना। लेकिन जरा गौर करें तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी छुपी है। आखिर इतने बड़े आंकड़ों के पीछे असल में चल क्या रहा है, आइए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के विज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे ये विज्ञान सिर्फ लोगों के सिर गिनने का काम नहीं करता, बल्कि असल में ये हमारे समाज की नब्ज टटोलता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमारे अतीत, वर्तमान और आने वाले भविष्य की एकदम साफ तस्वीर पेश करता है। तो चलिए, आज की चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि जनसांख्यिकी आखिर है क्या। फिर हम जानेंगे मैल्थस के मशहूर सिद्धांत के बारे में, जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरणों को समझेंगे, जनसंख्या मापने के तरीकों पर बात करेंगे और अंत में इन सभी पैमानों पर भारत की अपनी जनसंख्या कहानी को परखेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। जनसांख्यिकी आखिर क्या है? अब सबसे पहला सवाल, क्या डेमोग्राफी सिर्फ लोगों की गिनती करने का नाम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इस शब्द की जड़ों में जाएं तो ये ग्रीक भाषा से आया है। डीमोस का मतलब होता है लोग और ग्राफीन यानी वर्णन करना। आसान शब्दों में कहें तो ये इंसानों का एक व्यवस्थित अध्ययन है। जन्म, मृत्यु, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और हमारे समाज का पूरा ढांचा, ये सब इसी का हिस्सा है। एक और दिलचस्प बात, जनसांख्यिकी को हम दो अलग अलग चश्मों से देख सकते हैं। एक है आकारिक जनसांख्यिकी, जो पूरी तरह से नंबर्स और गणित पर टिकी है, यानी कुल कितने लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ है सामाजिक जनसांख्यिकी, जो इन नंबर्स के पीछे छिपे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों की परतें खोलती हैं। उदाहरण के लिए, महान समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने जब आत्महत्या की दरों का अध्ययन किया तो उन्होंने साबित कर दिया कि मृत्यु जैसी एकदम व्यक्तिगत घटना के पीछे भी गहरे सामाजिक कारण और प्रवृत्तियां होती हैं। है ना कमाल की बात। अब सवाल यह है कि यह सारा डेटा हमें मिलता कहां से है। इसका सीधा सा जवाब है जनगणना। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो आधुनिक जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका से हुई थी। भारत की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने 1867 और 1872 के बीच इसकी शुरुआत की। फिर 1881 से तो ये हर 10 साल में होने वाला एक विशाल और नियमित काम बन गया, जो हमारे स्वतंत्र भारत में आज भी बाकायदा जारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय पर, माल्थस का सिद्धांत। जब भी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो कुछ बहुत गंभीर चिंताएं भी जन्म लेती हैं। तो आइए मिलते हैं जनसंख्या अध्ययन के एक ऐतिहासिक विलेन से। ये हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस, एक अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री जिन्होंने 1798 में एक ऐसा निबंध लिखा था जिसने पूरी इंसानियत के भविष्य को लेकर एक बेहद डरावनी भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल माल्थस का तर्क बड़ा सीधा था। उनका मानना था कि इंसानों की आबादी ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, यानी 2, 4, 8, 16 की बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार से, जबकि हमारा खाना या खाद्य उत्पादन गणितीय रूप से, यानी 2, 4, 6, 8 की बैलगाड़ी वाली रफ्तार से बढ़ता है। ये तो बिल्कुल कछुए और खरगोश की दौड़ जैसा हो गया। उनका पक्का मानना था कि इंसान एक न एक दिन खुद का पेट भरने की अपनी क्षमता से बहुत आगे निकल जाएंगे। माल्थस ने अपने निबंध में बड़े ही कड़े शब्दों में लिखा था, जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी द्वारा उत्पादन करने की शक्ति से इतनी ज्यादा है कि मानव प्रजाति को किसी न किसी रूप में असामयिक मृत्यु का सामना करना ही होगा। उनका कहना था कि अगर इंसान खुद विवाह में देरी या संयम जैसे निवारक निरोध नहीं अपनाते हैं तो अकाल और बीमारियां खुद प्रकृति की तरफ से सकारात्मक निरोध बनकर जनसंख्या को बेरहमी से कम कर देंगी। सच में काफी खौफनाक विचार था ये। लेकिन क्या माल्थस सच में सही थे? बिल्कुल नहीं। यूरोप के ऐतिहासिक बदलावों और खेतीबाड़ी में हुए बड़े सुधारों ने उनके इस सिद्धांत को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उदारवादी और मार्क्सवादी विचारकों ने तर्क दिया कि भाई, गरीबी और भुखमरी की असली वजह बढ़ती आबादी नहीं है, तो फिर वजह क्या है? वजह है संसाधनों का असमान वितरण। यानी समाज का एक छोटा सा अमीर तबका तो पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और बहुसंख्यक आम लोगों को बुनियादी चीजों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। खैर, माल्थस की उस डरावनी दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने तीसरे विषय की ओर चलते हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण। यहां हम देखेंगे कि समाज असल में कैसे विकसित होते हैं। अगर हम वास्तविकता पर गौर करें तो कोई भी समाज विकास की राह पर मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरता है। पहले चरण में समाज पिछड़ा होता है, जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा होती हैं। फिर आता है दूसरा चरण,
यहाँ मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर तो एकदम से नीचे गिर जाती है, लेकिन समाज पुरानी सोच के कारण जन्म दर को इतनी जल्दी कम नहीं कर पाता और बस इसी गैप की वजह से होता है एक भयंकर जनसंख्या विस्फोट। अंत में तीसरे चरण में जाकर समाज पूरी तरह विकसित हो जाता है, जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं और जनसंख्या एक जगह आकर स्थिर हो जाती है। आइए अब अपने चौथे विषय पर नजर डालते हैं, जनसंख्या को मापना। ये थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत जरूरी है। जनसंख्या के इन भारी भरकम आंकड़ों को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी शब्दों को जानना होगा। सबसे पहले हैं जन्म दर और मृत्यु दर। ये बहुत ही सिंपल हैं। एक साल में प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई। और हाँ, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, बस उसी को हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसी से जुड़े दो और बेहद अहम पैमाने हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर, जो मापता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की जान गई। दूसरा है मातृ मृत्यु दर, जो प्रति 1 लाख जन्मों पर माताओं की मृत्यु को दर्शाता है। याद रखिए, अगर ये दरें ज़्यादा हैं तो ये सीधे तौर पर समाज के पिछड़ेपन और गरीबी की निशानी है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं, ये दरें अपने आप कम होने लगती हैं। एक और आंकड़ा जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो है पराश्रितता अनुपात, यानी डिपेंडेंसी रेशियो। ये क्या है? ये 15 से 64 वर्ष के कामकाजी लोगों की तुलना में आश्रित बच्चों और बुजुर्गों की संख्या का अनुपात है। जब ये अनुपात गिरता है, यानी जब देश में काम करने वाले हाथ ज्यादा होते हैं और उन पर आश्रित लोग कम, तो देश को एक जबरदस्त जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है। ये किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का एक सुनहरा मौका होता है। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को भारत के संदर्भ में रखकर देखते हैं और अपने पांचवें और आखिरी विषय को समझते हैं, भारत की जनसंख्या कहानी। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे भारत के दशकीय वृद्धि दर के आंकड़ों पर अप्लाई करते हैं। अगर हम 1961 से 1971 के दशक को देखें तो वृद्धि दर 2.22% थी। ये वही आज़ादी के बाद वाला जनसंख्या विस्फोट था जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। लेकिन जरा पीछे चलते हैं, 1911 से 1921 के बीच। इस समय वृद्धि दर दरअसल नेगेटिव थी, -0.03%। अब सोचने वाली बात यह है कि उस दौर में ऐसा क्या हुआ था कि आबादी बढ़ने के बजाय घट गई। इसका जवाब इतिहास की एक बहुत बड़ी और खौफनाक त्रासदी में छिपा है। 1918 और 1919 के बीच इन्फ्लुएंजा महामारी, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है, उसने पूरे भारत में भारी तबाही मचाई थी। इस एक महामारी ने लगभग 1.25 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। अंदाजा लगाइए, ये उस समय की भारत की कुल आबादी का पूरा 5% हिस्सा था। ये आंकड़े हमें आज भी याद दिलाते हैं कि महामारियों का किसी देश की जनसंख्यांकी पर कितना गहरा और विनाशकारी असर हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जब कोई समाज विकास के संक्रमण से गुजरता है तो बेहतर चिकित्सा के कारण मृत्यु दर तो रातों रात गिर जाती हैं, लेकिन जन्म दर को उस स्तर तक आने में काफी वक्त लगता है। और यहीं पर आज का ये विश्लेषण हम एक बेहद जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। वे कौन सी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्तियां हैं जो अंततः परिवारों की सोच को बदलती हैं और उन्हें कम बच्चे पैदा करने या छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही हमारे समाज और हमारी दुनिया के भविष्य को आकार देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।